काफी सारे पेशेंट्स आपको इसके भी मिलेंगे, थायराइड डिसऑर्डर का। थायराइड में आप देखेंगे तो जो थायराइड ग्लैंड्स आपको नजर आ रही है, थायराइड एक्चुअली में होता क्या है, क्यों होता है, इस पे सब हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो थायराइड है, थायराइड एक तरीके की ग्रंथि है, जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में बिल्कुल साफ एकदम मैंने दिखा रखी है कि जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली के हमारी श्वास नली के दोनों तरफ आप देखेंगे तो एक आपको ग्लैंड, एक अलग सी मतलब ग्रंथि नजर आ रही है। यही थायराइड ग्लैंड होती है। जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारा कहीं ना कहीं गले के अंदर दोनों तरफ आपको मिलेगी। तो ये आपको इसकी लोकेशन समझनी है। थायराइड एक छोटी सी लेकिन एक बहुत पावरफुल ग्रंथि होती है। ये जो काम करती है वो क्या करती है, ये हमारे हार्मोन बनाने, जो बनता है हार्मोन्स, उसकी स्पीड को फास्ट करती है। आप इसमें स्लाइड में भी देखेंगे थायराइड क्या है। तो थायराइड एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल ग्लैंड है। ये हमारे गले यानी नेक में होती है, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये हार्मोन बनाकर पूरे शरीर की स्पीड को कंट्रोल करती है। आप देखिए छोटी सी ग्रंथि है लेकिन ये हमारी कंप्लीट बॉडी की स्पीड को मेंटेन करती है। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका सर्कुलेशन, उनकी स्पीड ये रेगुलेट करती है। थायराइड क्या कंट्रोल करता है ये आप देखेंगे तो ये क्या क्या कंट्रोल कर सकता है। थायराइड आपका सबसे पहले जो काम करता है वो करता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। यानी अगर हमारा मेटाबॉलिज्म थायराइड के कंट्रोल में है और ये इसकी स्पीड को बढ़ाएगा या कम करेगा, ये इसके हाथ में है। तो एनर्जी बनने की जो रफ्तार है, मेटाबॉलिज्म का मतलब हमने कल अच्छे से डिटेल से समझा था कि मेटाबॉलिज्म अगर हमारा अच्छा है, हमारी बॉडी में एनर्जी सेल्स के अंदर जो बनती है वो कहीं ना कहीं उसी की स्पीड पे डिपेंड करती है। तो मेटाबॉलिज्म, एनर्जी बनने की जो रफ्तार है वो थायराइड कंट्रोल करता है। उसके बाद में आप देखेंगे वेट यानी वजन का घटना या बढ़ना भी थायराइड के अंदर एक कॉमन समस्या है। यानी अगर ये हाइपर एक्टिव है तो बढ़ेगा, कम है तो घटेगा। इसी के साथ में हार्ट रेट को भी थायराइड जो है वो कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर भी थायराइड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डाइजेशन यानी पाचन की जो पूरी प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया ही थायराइड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और इसके अलावा मूड और मेंटल हेल्थ जो है वो भी थायराइड कंट्रोल करता है। और खास करके वुमेन्स के अंदर जो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है वो इस थायराइड की वजह से होता है। तो इतने सारे कंट्रोल ये थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर करता है। अब अगर हम एक लाइन में जैसे बात करें तो ये थायराइड जो है वो हमारी बॉडी का एक्सेलरेटर है। यानी एक्सेलरेटर और ब्रेक सिस्टम है। यानी ये चाहे तो स्पीड को बढ़ा सकता है और चाहे तो ब्रेक लगा के बॉडी की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, कम कर सकता है। तो यही जो मिसबैलेंस है वही जाकर के थायराइड की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि थायराइड इम्बैलेंस क्यों बढ़ रहा है आज की डेट में। इसके सबसे मुख्य जो कारण है वो आप देखेंगे तो स्ट्रेस, तनाव। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे थायराइड की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। इरेगुलर लाइफस्टाइल यानी जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो भी इसमें एक बड़ा कारण है। प्रोसेस्ड और जंक फूड, ये आपको सब जगह मिलेगा। जो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड जो हम यूज कर रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, गट और लीवर की कमजोरी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ये बड़े कारण हैं जिनकी कारणों की वजह से आप देखेंगे तो थायराइड की समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें एक लास्ट स्लाइड आप देखेंगे, याद रखने वाली बात क्या है कि थायराइड एक साइलेंट प्रॉब्लम है। यानी इसके सिम्टम्स बहुत स्लो नजर आते हैं और अक्सर टेस्ट के बाद ही पकड़ में आता है कि इसको थायराइड है या नहीं है। तो आप देखेंगे तो इसको बहुत जल्दी से थायराइड को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता है कि किसी को थायराइड है। तो थायराइड के अंदर आपको कुछ सिम्टम आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से थायराइड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। बैलेंस थायराइड अगर होगी तो बैलेंस एनर्जी रहेगी बॉडी के अंदर, बैलेंस जो है वो आपका मूड रहेगा और बेटर जो है वो आपकी लाइफ रहेगी, क्योंकि इन सब चीजों को जो थायराइड है वो डिस्टर्ब करता है।
थायराइड दो तरीके की होती है। आपने सुना होगा कि थायराइड किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो ये हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दो चीजें होती हैं। हाइपो यानी कम, हाइपर यानी ज्यादा। हाइपोथायराइड को थोड़ा सा हम पहले समझेंगे। हाइपोथायराइड का मतलब है कम कार्यशील थायराइड, यानी उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है। थायराइड ग्लैंड का काम कम करना हाइपोथायराइड है। इसमें आपको सिम्टम्स क्या नजर आएंगे? इसमें सबसे पहले तो होता क्या है, इसमें जो हमारा थायराइड जो आपका हार्मोन सिक्रेशन करता है, वो हार्मोन सिक्रेशन कम होने लग जाता है। सिक्रेशन कम होता है तो इससे बॉडी में थकान रहना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वजन बढ़ना, सर्दी ज्यादा लगना, डिप्रेशन और मूड स्विंग यानी मूड का बार बार चेंज होना, स्किन रूखी हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन, इस वाली केस के अंदर आपके कस्टमर को आपको देखने को मिलेगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है। दिल की जो धड़कन है वो धीमे चलने लग जाती है। और पीरियड्स जो है महिलाओं के अंदर वो अनियमित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको सिम्टम्स मिलेंगे हाइपोथायराइड, यानी थायराइड का जब प्रोडक्शन कम होगा। थायरोक्सिन जो हार्मोन है, उस हार्मोन का जब सिक्रेशन कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी के अंदर कमजोरी या इस तरीके की चीजें आपको आने लग जाएगी। यानी बॉडी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, बॉडी स्लो होगी और एनर्जी जो है वो स्लो हो जाएगी। तो ये हाइपो के अंदर होगा जब सिक्रेशन थायरोक्सिन का कम होगा। अब हमारी जो बॉडी है वो दो तरीके के हार्मोन्स, सॉरी, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो दो तरीके के हार्मोन आप देखेंगे सिक्रेट करती है। एक थायरोक्सिन जिसको हम T3 T4 कहा जाता है, और एक T3, है ना, ट्रायो ट्रायो ओडोथायो थायरोइन करके ये एक केमिकल है जो रिलीज करता है थायरोक्सिन। और ये, तो आप देखेंगे जब भी किसी का थायराइड की जांच होती है तो उसमें T3 T4 की जांच होती है। तो T3 T4 क्या है? T3 और T4 वो दो हॉर्मोन्स हैं जो हमारा जो बॉडी का थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रेशन करता है। T3 और T4 दोनों ही हार्मोन जो है वो बॉडी के लिए, बॉडी की हर सेल तक एनर्जी, हीट यानी तापमान, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, इन सब को सिग्नल भेजते हैं और इनको बैलेंस करते हैं। इनका बैलेंस अगर बिगड़ता है T3 और T4 का, अगर कोई किसी का सिक्रेशन कम होगा किसी का ज्यादा होगा, ये इम्बेलेंस अगर होंगे तो क्या होगा, बॉडी का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाएगा, फंक्शनिंग जो बॉडी की है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। तो बॉडी में हर जगह हम पढ़ रहे हैं बैलेंस का, तो हर एक चीज का बॉडी में जब बैलेंस होता है तो ही हमारी बॉडी सही बैलेंस रहती है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं समस्याएं होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे कि हाइपर थायराइड, यानी थायराइड अगर ज्यादा एक्टिव होगी तो क्या होगा, उस स्थिति में आप देखेंगे तो हाइपर थायराइड का मतलब है बॉडी के अंदर थायराइड हॉर्मोन्स की सिक्रीशन ज्यादा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। उससे बॉडी के अंदर बदलाव क्या होंगे या लक्षण क्या दिखाई देंगे, उसमें चिंता या घबराहट होना शुरू हो जाती है। पेशेंट अक्सर जिसका हाइपर थायराइड होता है वो आपको घबराता हुआ नजर आएगा, बहुत जल्दी घबरा जाता है, टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, वजन उसका घटना शुरू होगा। जबकि हाइपो में, जिसका हाइपो थायराइड है, उसमें बढ़ेगा और इसमें वजन घटेगा। अब वजन घटेगा क्यों? वजन घटने के पीछे कारण ये है कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होगा तो क्या होगा कि जो भी व्यक्ति कुछ खाता है उस खाने को ये बहुत तेजी से डाइजेस्ट कर लेगा। तो बहुत तेजी से डाइजेस्ट करने की वजह से क्या होगा कि उसको बार बार जो है वो खाना खाएगा और वो खाना तुरंत पच जाएगा, तो बॉडी के अंदर वो ज्यादा रुक नहीं पाता, इसकी वजह से उसका वजन घटना शुरू होता है। जबकि हाइपो में क्या होता है, उसके अंदर उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो जो वो खा रहा होता है वो बॉडी के अंदर ही डिपोजिट होता चला जाता है। तो उसका बॉडी में डिपोजिशन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसका वजन बढ़ना शुरू होगा। तो हाइपर हाइपो के अंदर जिसमें थायराइड कम बनता है उसमें वजन बढ़ता है, और जिसमें थायराइड थायरोक्सिन और ये जो हमारे सिक्रेशन इनका बढ़ता है वहां पे वजन घटता है। तो ये अपोजिट होगा। आई थिंक आपको प्रोसेस भी क्लियर हुआ कि क्यों होता है। इसके बाद में गर्मी उनको ज्यादा लगने लगती है, पसीना ज्यादा आता है, जिनके अंदर थायराइड का मात्रा बढ़ी हुई होती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा मिलता है, धड़कन उसके अंदर तेज मिलेगी, हाथ पैर कांपने लगते हैं,
और उनको कब्ज की जगह कॉन्स्टिपेशन बार बार होता है। हाइपो वाले को कब्ज होगी और इसके अंदर उनको डायरिया होगा, यानी दस्त होने की समस्या बार बार होगी। किसके अंदर? जिसके अंदर हाइपर थायराइड होगा। रीजन वही आ रहा है कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, तेज होने की वजह से ये जैसे ही खाना पेट में गया तुरंत उसको डाइजेस्ट करेगा, और इतनी तेजी से डाइजेस्ट करेगा कि अब्जॉर्प्शन का भी उसको प्रॉपर कई बार टाइम नहीं मिलता है, तो दस्त हो जाते हैं। और मांसपेशियां जो है, मांसपेशियों में कमजोरी आने लग जाती है, क्योंकि वजन भी घट रहा है और जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है वो बहुत तेजी से डाइल्यूट हो रहा है, बहुत तेजी से बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। तो ये दोनों में आपको आई थिंक चीजें समझ में आई होगी। मेटाबॉलिज्म हाइपर के अंदर फास्ट होगा, बॉडी ओवर फास्ट हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा तेज काम करना शुरू कर देती है। इससे क्या होगा? एनर्जी उनकी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, एनर्जी जाएगी, और मतलब खाना जाएगा, एनर्जी बनेगी, तुरंत ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि बॉडी बहुत जरूरत से ज्यादा फास्ट काम कर रही है। थायराइड इम्बैलेंस के मुख्य कारण क्या होंगे? एक आप देखेंगे नीचे, जो स्ट्रेस है, तनाव, टेंशन, जंक फूड, ओवर डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गट और लीवर वीकनेस, इसकी वजह से भी ये समस्या होगी। इसके बाद में आप देखेंगे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, उसकी वजह से, टॉक्सिन की वजह से भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का मिसबैलेंस, यानी थायराइड का जो गड़बड़ होना, बैलेंस इम्बैलेंस होना जो होता है, उसका अंदर एक मुख्य कारण टॉक्सिन और जो पोल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करता है। इसके बाद में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, प्रॉपर मात्रा में अगर आपकी बॉडी में बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है तो भी थायराइड होने की समस्या ज्यादा है। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर होता है, हार्मोन्स का चेंजेस बॉडी के अंदर होता है, तो भी गड़बड़ है। और वुमेन्स हेल्थ इश्यूज जो हैं, यानी महिलाओं के अंदर खास करके जो प्रॉब्लम्स होती है, गाइनो प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, इस तरह इस की तरह की इसको यूं रखो, देखो उन उनके अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये थायराइड इम्बैलेंस होता है। इसके बाद में हमें एक चीज समझनी है कि थायराइड बैलेंस सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये बॉडी को मेंटेन करके रखता है। आप सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे थायराइड क्या करता है। तो ये हमने अभी पहले थोड़ी सी बात करी थी हल्की सी, कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। शरीर की ऊर्जा बनने की जो रफ्तार है वो नियंत्रित किसके माध्यम से होती है? थायराइड के माध्यम से। वजन घटना या बढ़ना थायराइड पर निर्भर करता है। एनर्जी और मूड, इनका लेवल दोनों संतुलन रखना, ये भी इस पर डिपेंड करता है कि थायराइड कम है या ज्यादा है। हार्ट रेट इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। हाइपर और हाइपोथायराइड में दोनों में हार्ट की रेट कम या ज्यादा होगी। डाइजेशन या बॉडी फंक्शनिंग जो है, बॉडी का पाचन, तापमान और अन्य सभी शारीरिक जो कार्य है वो भी इसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। हार्मोनल मिसबैलेंस, यानी हार्मोन का बैलेंस भी यही कंट्रोल करता है। इसकी मात्रा ऊपर नीचे हुई तो बॉडी के अंदर इसका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे थायराइड बॉडी को कंट्रोल किस तरीके से करता है। ये थोड़ा सा आप समझिए कि सबसे पहले जो हमारा कंट्रोलिंग पावर शुरू होता है वो ब्रेन से होता है। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वही ये निर्णय लेती है कि शरीर को कितनी ऊर्जा चाहिए। जो हमारा ब्रेन है वो कंप्लीट तरीके से कंट्रोल करता है, और वहीं जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो कंट्रोलिंग पावर उसके पास में है, वही डिसाइड करता है कि बॉडी को कितनी ऊर्जा चाहिए। वो मैसेज देता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो टीसीएच हार्मोन बनाकर थायराइड को संकेत देती है। अब ये टीसीएच जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ने बनाया और थायराइड को इसने मैसेज भेजा है कि आपको इतनी ऊर्जा चाहिए और इतनी ऊर्जा आपको डेवलप करनी है या प्रोड्यूस करनी है। थायराइड ग्लैंड उसके बाद में एक्टिव होगी और वो क्या करेगी? T3 और T4 है, ये दो तरीके के हार्मोन वो उसी अनुपात में रिलीज करता है जितना उसको आगे से आदेश मिला है। थायराइड ग्रंथि जो है ये बनाकर T3 और T4 उसको क्या करती है? ब्लड में छोड़ देती है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से वो पूरी बॉडी में पहुंचना है। अब सेल का काम आता है, सेल जो है वो मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स, सेल और मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स कैसा आएगा कि जो T3 और T4 हमारे ब्लड में घूम रहा है वो हार्मोन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच करके वहां की मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा इसको रेगुलेट करेगा। तापमान और बाकी के जो काम है वो सारे के सारे वहीं से रेगुलेट होंगे, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे छोटी और सबसे जो मुख्य इकाई है काम करने की वो सेल है।
तो आप देखेंगे तो प्रोसेस क्या हुआ, ब्रेन ने पिट्यूटरी को आदेश दिया कि कितनी ऊर्जा बनानी है, पिट्यूटरी ने उसके हिसाब से टीसीएच हार्मोन को रिलीज किया कि इतना हार्मोन चाहिए T3 और T3 रिलीज करने के लिए, उसने मैसेज दिया थायराइड को, और थायराइड ने T3 T4 जो आपका हार्मोन है वो बना करके और सेल को दिया है। अब सेल आगे जो प्रोसेस होगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी कंट्रोल होगी, वो आपका काम करेगा सेल। तो सेल्यूलर लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, यानी यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से मान लो T3 T4 का इम्बेलेंस हुआ, T3 T4 सही मात्रा में सही क्वांटिटी में नहीं बने हैं, तो यहीं से वो आगे की जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक मुख्य कहीं ना कहीं पार्ट अदा कौन कर रहा है, थायराइड आपका, क्योंकि थायराइड ही यहाँ से मतलब सेल के बीच में और बाकी के ऑर्गन्स के बीच में, यानी ब्रेन और पिट्यूटरी के बीच में मेन कनेक्टिंग कड़ी है आपकी थायराइड। थायराइड अब यहाँ अगर कुछ गड़बड़ कर देता है रिलीज के अंदर, तो फिर आगे का सारा प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आगे का जो प्रोसेस हैंडओवर किया गया है वो सेल को किया गया है। सेल के अंदर जो ऊर्जा है वो वहीं बनती है, जो एटीपी जो होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है, स्टोर होती है, और ये सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा सेल में ही किया जाता है। तो क्या होगा, अब सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको जो चीजें मिली है कितनी मात्रा में मिली है, कैसी मिली है, और कैसे उसको आगे रिएक्ट करना है। अगर सिग्नल कमजोर है, थायराइड ने स्लो काम किया है, हार्मोन कम बने, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा, उसने अगर हार्मोन्स ज्यादा बना दिए हैं तो क्या होगा, हाइपर हो जाएगा, और सेल जो है वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, हार्मोन ज्यादा बनते ही मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस हो गया बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा देखें तो कॉमन सिम्टम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से क्या होते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग समझिए। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों के अलग अलग सिम्टम्स होंगे। कैसे आप उनको पहचानेंगे, कैसे का आइडेंटिफाई करेंगे, तो हाइपोथायराइड में आप देखेंगे तो वेट गेन होता है, वजन अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि वजन तेज बढ़ रहा है, इस व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी वाली, हाइपो। वजन किसी का बहुत तेजी से घट रहा है तो भी एक संभावना है कि उसको हाइपर थायराइड हो सकती है। उसके बाद में आप देखेंगे फटीग यानी थकान और कमजोरी हाइपो में होगी, एंजाइटी और घबराहट आपको हाइपर में होगी। बालों का झड़ना, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे हाइपोथायराइड के अंदर, और दिल की धड़कन तेज रहती है हाइपर थायराइड। ड्राई स्किन हो जाती है हाइपो में। हीट इंटॉलरेंस यानी गर्मी अधिक लगती है किसके अंदर, हाइपर में। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू होता है हाइपो पेशेंट्स के अंदर, हाइपोथायराइड वाले पेशेंट्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्योंकि इसमें स्लोनेस होती है, काम ऑर्गन कम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आप हाइपर में देखेंगे तो हाइपर में इससे उल्टा होता है। हाइपर में क्या होगा, हाइपर के अंदर उनको कब्ज की जगह डायरिया यानी दस्त की समस्या अक्सर उनको होना शुरू हो जाती है। इसमें ठंड अधिक लगती है किसमें, हाइपो के अंदर, लेकिन हाइपर में देखेंगे तो स्वेटिंग होती है, नहीं गर्मी उसके अंदर ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। हाइपो में जो डिप्रेशन है, जो मूड है वो डाउन रहता है, यानी वो लोग आप देखेंगे जिनका हाइपोथायराइड है वो लोग हमेशा आपको डिप्रेस्ड फॉर्म में नजर आएंगे, यानी कि आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम सुस्त रहेंगे, सुस्त रहते हैं। आप पूछोगे तो भी जवाब भी किसी चीज का तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, सही तरीके से उसका जवाब भी नहीं देंगे, मतलब बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे वो कोई रिस्पॉन्स मतलब सुन ही नहीं रहे हैं या समझ ही नहीं रहे हैं। और इस तरीके के कस्टमर आपके पास मिलेंगे। अभी मेरे पास में भी एक कस्टमर चल रहा था, अभी रिसेंटली उसको मैंने क्लोज किया है, तो उनका थोड़ा सा अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनकी समस्या क्या थी। वो पेशेंट फीमेल पेशेंट थे और कहीं बाहर से आए हुए थे, तो यहाँ रुक करके उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। लगभग 200 किलोमीटर दूर हिंडौन सिटी से जयपुर आए थे ट्रीटमेंट के लिए, 7 दिन यहाँ रुके थे, सुबह शाम थेरेपी ली उन्होंने। तो मैं उनसे जो पूछता था कि आपको आज कैसा महसूस हो रहा है, आज आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है, तो आप मतलब आप देखोगे अगर रिएक्शन उनका, तो वो मतलब सिर्फ गर्दन झुका लेते थे नीचे, ये भी रिप्लाई नहीं कर पाते थे कि उनको क्या दिक्कत है, मतलब कम हुआ है कि ज्यादा हुआ। जब मैं 3 बार पूछता था कि मैडम कुछ है गड़बड़, आप मुझे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, तब वो सिर्फ इतना से रिप्लाई करते थे कि हाँ मेरे को फायदा है। तो वो बिल्कुल डाउन उनका कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल रहता है। लेकिन इसके अपोजिट हाइपर में क्या होगा, हाइपर के अंदर वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं। वहां पे वो हाइपर एक्टिविटी की वजह से उनका स्वभाव स्लो नहीं होकर के ओवर फास्ट हो जाता है, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, इस तरीके की चीजें उनके अंदर होना आपको मिलेगी। तो जो हम ट्रेनिंग में बात करते हैं कि
एक्टिव एनर्जी और पैसिव एनर्जी आप लोगों को दिमाग में होगी, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग के अंदर। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो चीज है आपकी हाइपो और हाइपर, ये कहीं ना कहीं एक्टिव और पैसिव एनर्जी जो है उसका एक रूप है। यानी हाइपोथायराइड के अंदर पैसिव एनर्जी ज्यादा होगी, और हाइपर थायराइड के अंदर अगर आप बात करेंगे तो एक्टिव एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। तो एक्टिव एनर्जी जिसमें ज्यादा होगी उसके अंदर सिम्टम्स हाइपर के होंगे, जिसमें पैसिव एनर्जी ज्यादा होगी उसके अंदर हाइपो के होंगे। इसके बाद में आप लेफ्ट कॉर्नर में नीचे देखेंगे थायराइड इम्बैलेंस के रूट कॉजेज क्या हैं, क्या मुख्य कारण है जिनकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। तो उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो चीज नजर आएगी वो है स्ट्रेस। जिनके अंदर तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है, और खास करके आप देखेंगे तो फीमेल्स जो हैं, हमारे जो फीमेल साथी होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस की समस्या, तनाव की समस्या ज्यादा रहती है। क्यों रहती है वो तो उनको ही पता है, लेकिन जो भी है वो बहुत ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं मान लीजिए समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। उनको फैमिली को भी मेंटेन करना होता है, सास ससुर को, बच्चों को, हस्बैंड को, काम को, घर को, सबको बैलेंस करना होता है। तो उस ओवर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से, या कहीं ना कहीं उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेस मेंटल फिजिकल उनके ऊपर ज्यादा होता है। तो थायराइड की समस्या भी आप देखेंगे तो ये ज्यादातर आपको मेल्स के मुकाबले में फीमेल में ज्यादा नजर आती है। लगातार तनाव होने से हार्मोन सिग्नल को बिगाड़ देता है। तो स्ट्रेस से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है। इसके बाद में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी आयोडीन की कमी, जिंक, सेलेनियम, आयरन और विटामिन डी, ये पोषक तत्वों की कमी से भी हार्मोन बनना प्रभावित होता है। जैसे हम अक्सर बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि आयोडीन की कमी अगर है तो घेंगा नाम का रोग हो जाता है। घेंगा क्या है? वो जो घेंगा रोग जिसे कहा जाता है, पिक्चर टीवी के अंदर हम देखते भी थे, तो वो यही थायराइड ग्लैंड है। जो घेंगा बनता है वो यही थायराइड ग्लैंड है, जो फूल जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है। तो वो एक मुख्य कारण उसका कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी माना जाता है। और ये अक्सर आपने देखा होगा, आजकल तो शायद पता नहीं टीवी देखी जमाने हो गए, कि नमक का एड आता था इसके ऊपर, आयोडीन युक्त नमक खाइए और आप घेंगा रोग से बचिए। तो वो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए यही एक चीज थी जो थायराइड है, उसी को घेंगा रोग कहा जाता है, जिसमें गले के अंदर स्वेलिंग आना शुरू, ग्रंथि जो से बाहर आना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर होगी तो ये समस्या उनको होना लाजमी है। तो ये डेफिशिएंसी भी हमें कवर करनी है। इसके अलावा गट वीकनेस, खराब पाचन और हार्मोन अवशोषण को कमजोर करता है। अगर हमारा जो गट है अगर वो वीक है, डाइजेशन अगर कमजोर है, तो क्या होगा, हॉर्मोन्स जो है वो अवशोषण होने में कमजोर हो जाएंगे, उनका अवशोषण प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, न्यूट्रिशन का अवशोषण नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बॉडी में हार्मोन मिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे हार्मोनल मिसकम्युनिकेशन, ब्रेन, पिट्यूटरी, थायराइड के बीच सिग्नल सही तरीके से काम अगर नहीं करता है। हमने भी ये स्लाइड में देखा है हमारे सामने बीच में, कि ब्रेन, पिट्यूटरी, थायराइड और फिर सेल, ये पूरी प्रोसेस होती है। अब इस पूरी प्रोसेस में अगर ब्रेन से पिट्यूटरी तक सिग्नल जाने हैं, पिट्यूटरी से थायराइड तक सिग्नल जाने, अगर इस सिग्नल के बीच में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है, सही तरीके से सिग्नल अगर प्रॉपर तरीके से आगे नहीं पहुंच पाते हैं, तो भी क्या होगा, यहाँ पे जो वर्किंग एफिशिएंसी है इन ऑर्गन्स की वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से भी थायराइड इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा टॉक्सिन लोड, केमिकल प्रदूषण, कीटनाशक जो हम आज के डेट में बहुत कॉमन है, और या दवाओं का अधिक सेवन भी थायराइड फंक्शन को प्रभावित करता है। तो ये भी एक मेजर रोल अदा करते हैं अपना थायराइड इम्बैलेंस के अंदर। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो इसी के जस्ट पास में आप देखेंगे, अगर सिग्नल कमजोर है, थायराइड स्लो है, तो हाइपो होगा, सिग्नल ज्यादा है तो हाइपर होगा। इसको नेचुरल तरीके से किस तरीके से रेगुलेशन किया जा सकता है, इसके लिए सबसे पहला वही है कि न्यूट्रिशन सपोर्ट, सही पोषण आहार और सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो आप इससे काफी हद तक बच सकते हैं। गट इंप्रूवमेंट यानी पाचन और गट हेल्थ को अगर आप सुधारते हैं, अपना डाइजेशन सही रखते हैं, प्रॉपर तरीके से आपका डाइजेशन काम कर रहा है, तो जो न्यूट्रिशन और आप डाइट लेंगे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, ऑटोमेटिकली उन चीजों को कंज्यूम किया जा सकता है, मतलब बॉडी उसको कंज्यूम कर पाएगी।
इसके बाद में स्ट्रेस कंट्रोल, ध्यान करके, योगा करके, रिलैक्सेशन को अपना करके, थोड़ा सा हम माइंड को कंट्रोल करके और इस तरीके की चीजें अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा। और सेल्यूलर एनर्जी बूस्ट, यानी कोशिकाओं को ऊर्जा और पोषण दें, वो कैसे दे सकते हैं? वो हम कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज और ये चीजें करेंगे प्लस अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो सेल्यूलर लेवल के ऊपर जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है प्रॉपर बैलेंस मात्रा में मिलेगी, तो सेल्यूलर सेल्यूलर लेवल से ही उसका प्रोसेस ठीक तरीके से आगे काम करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम आगे देखें तो लाइफस्टाइल बैलेंस, यानी नींद, व्यायाम और दिनचर्या जो है उसको संतुलित रखना है, उसको बैलेंस रखना है। अगर हम ये काम सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हम काफी मात्रा में इस बीमारी से या इस इम्बैलेंस से बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं, या इसके साइड इफेक्टों को कम कर सकते हैं। इसके रूट कॉजेज वो हम ऑलरेडी जैसे उसमें डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। स्ट्रेस, स्ट्रेस मेंटल हो या फिजिकल हो, उससे क्या होगा? जब भी मानसिक तनाव होगा, काम का दबाव होगा, चिंता, गुस्सा या डर होगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इस प्रोसेस के अंदर हॉर्मोन्स का इम्बेलेंस होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। हार्मोन जैसे असंतुलित होंगे तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पर इसका दबाव पड़ता है, यानी जो हमारा ब्रेन है और जो पिट्यूटरी है उसके ऊपर हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से प्रेशर जाता है, जिससे क्या होगा? थायराइड डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। T3 T4 असंतुलन होगा और कार्य करने की क्षमता या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक मेजर कारण इसका क्या समझ में आया? स्ट्रेस हमारे ब्रेन के ऊपर असर डालता है। आप देखते हैं जिनको बीपी होता है वो स्ट्रेस की वजह से एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कई कारणों में स्ट्रेस एक बड़ा अहम रोल अदा करता है हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स डिसबैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को डिस्टर्ब करता है। मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा की कमी या अधिक होगी, वेट घटेगा या बढ़ेगा, मूड उनका चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन होगा, एनर्जी या तो कम होगी, कमजोरी होगी, हार्ट की धड़कन तेज या बढ़ जाएगी। तो ये इस कारण एक बड़ा कारण क्या हुआ? स्ट्रेस। इसके बाद में आप देखेंगे इसके नीचे गट हेल्थ और थायराइड, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? गट हेल्थ जो है, हमारी बॉडी की 70% इम्यूनिटी गट में होती है। देखिए कितना अच्छा पॉइंट इसमें बताया है कि हमारी बॉडी की 70% इम्यूनिटी जो है वो हमारी गट में होती है। तो जिनका गट हेल्दी होता है, इसीलिए तो हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि वात, पित्त और कफ, यानी हमारी जो बीमारी की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? पेट से। तो पेट ही बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, और वो आप देख रहे हैं लगातार हम जो डिस्कस कर रहे हैं सबके अंदर ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड आ रहा है। और आप देखिए इम्यूनिटी में 70% रोल हमारी गट का है। अगर हमारे गट कमजोर हुआ तो टॉक्सिन्स बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू होंगे, और जो टॉक्सिन डिपॉजिट होंगे वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करेंगे, यानी इम्यूनिटी को हमारी को डिस्टर्ब करना वो शुरू करते हैं। कब्ज, गैस, एसिडिटी, ये सब न्यूट्रिशन अवशोषण को कम करते हैं, है ना? ये हम ऑलरेडी गट के पार्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर गट कमजोर होगा तो उसके अंदर बॉडी में न्यूट्रिशन जो हम खा रहे हैं उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना? अगर अवशोषण ही सही तरीके से नहीं होगा तो बॉडी को वो चीजें लगनी ही नहीं है। गट इम्बेलेंस, थायराइड हार्मोन कन्वर्जन प्रभावित होता है, क्योंकि गट का क्या रोल है वो हमने अभी देखा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है फाइबर युक्त भोजन, प्रोबायोटिक फूड, पेट साफ, गट स्वस्थ और थायराइड स्वस्थ आपकी रहेगी। फाइबर युक्त भोजन हम लेंगे तो हमारा पेट साफ रहेगा, प्रोबायोटिक्स हम देंगे तो जो गुड बैक्टीरिया है वो खाने के डाइजेशन को या उसके अब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करेंगे। पेट साफ रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीजें हमारी बैलेंस रहेंगी। इसके बाद में एक बड़ा रोल है लीवर और पेनक्रियाज का। लीवर और पेनक्रियाज क्या इनका रोल है? लीवर का आप देखेंगे तो हॉर्मोन्स को डिटॉक्स करता है। ज्यादा टॉक्सिन, हार्मोन क्लियरेंस कम, यानी बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिन्स की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है किसको? टॉक्सिन्स को। अगर टॉक्सिन बॉडी में ज्यादा होंगे तो हार्मोन जो क्लियरेंस है वो कम हो जाएगा। फैटी लीवर थायराइड की समस्या बढ़ाता है। इसके अलावा अगर पेनक्रियास देखेंगे तो इंसुलिन जब असंतुलित होता है तो ब्लड शुगर अनियंत्रित होगा, मेटाबॉलिज्म पर इसका असर आएगा। थकान और वजन बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं डायबिटीज या पेनक्रियास डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। सॉल्यूशन क्या रहेगा? लीवर को डिटॉक्स रखें, शुगर को बैलेंस रखें, हेल्दी डाइट लें, न्यूट्रिशन और अवशोषण उससे बढ़ेगा। तो इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें लाइफस्टाइल ट्रिगर्स क्या है? पुअर डाइट, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, अगर अधिक मात्रा में चीनी ये हम लेते हैं
तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल मिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधि की कमी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और डिस्टरबेंस होना शुरू होगा। एक्सेस वेट, मोटापा बढ़ने से थायराइड पर अधिक दबाव पड़ेगा। स्लीप डिस्टरबेंस होगी तो भी हमारा हार्मोन्स का बैलेंस जो है वो गड़बड़ाएगा। केमिकल एक्सपोजर ज्यादा होगा, ज्यादा हम प्रदूषण में रहेंगे, ज्यादा हम केमिकल यूज करेंगे, ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग अगर हम करते हैं, अगर प्लास्टिक का भी देखिए इसमें दिखाया है, प्लास्टिक का भी ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को हार्मोन मिसबैलेंस की दिक्कत रहती है। ओवर मेडिकेशन, बिना आवश्यकताओं की ज्यादा दवाई यूज करना भी नुकसानदायक है। अब बिना आवश्यकताओं की ज्यादा दवाई कैसे कौन यूज करता है, आपका एक सवाल हो सकता है। तो बिना आवश्यकताओं की ज्यादा दवाई वो लोग यूज करते हैं जिनको साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा रखा है कि दर्द हुआ नहीं गोली खाना शुरू, दर्द होते ही कि थोड़ा सा दर्द हुआ कि लाओ गोली दे दो। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी सी एसिडिटी बनी नहीं कि लाओ खाली पेट का कैप्सूल दे दो। तो वो लोग कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता ही ऐसे लोग अपना दिमाग में सेट कर लेते हैं कि थोड़ी सी बॉडी को डिस्टर्ब हुआ और गोली लेना शुरू। तो हमें जहां तक हो सकता है मेडिकेशन से बचना चाहिए। मेडिकल जो हमारी जो मेडिसिन हैं उनसे हमें जितना बचेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी के लिए आप और हम जो काम कर रहे हैं कि आप और हम जो वेलनेस का काम करते हैं वो हमारे कस्टमर्स को छोटी छोटी चीजों के लिए दवाओं पर डिपेंडेंसी हम खत्म करते हैं और उनको एक्यूप्रेशर या इन तरीके की नेचुरल हीलिंग से ही हम उनको रिलीव करके और उनको दवाओं से बचा सकते हैं। इसके बाद में हम किस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन देख करके, टियान्स का न्यूट्रिशन देख करके और हाइपर या हाइपोथायराइड को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हम प्रॉपर बात करेंगे और कारण के साथ में कि किस तरीके से ये क्या काम करेगा। सही पोषण, सही पाचन, सही हार्मोन और बेहतर मेटाबॉलिज्म, इसके लिए ये लाइन अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये हम यहाँ से कैसे पूरी कर सकते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट पे बात करेंगे हाइपोथायराइड पेशेंट्स की जिसमें थायराइड स्लो है। न्यूट्रिशन इसमें गोल क्या होगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, एनर्जी को सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब इसमें हम रिकमेंड क्या करते हैं हमारे कस्टमर को, इसमें सबसे पहले हमें रिकमेंडेशन में जो दिया जाता है, देना होता है, वो होता है स्पाइरुलिना। ये प्राकृतिक सोर्स है किसका, इसमें आयोडीन, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो है वो इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसकी वजह से ये एनर्जी, स्टेमिना और थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स डेफिशिएंसी हो जाती है, आयोडीन में मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो सबकी पूर्ति आपकी स्पाइरुलिना करेगा, तो उस पार्ट को ये अपने आप कवर कर लेता है। इसके बाद में आपका जो जिंक है, जिंक कैप्सूल क्या करता है, जिंक हम देते हैं तो T4 और T3 को कन्वर्ट करने में मदद करता है। यानी आप देखिए डायरेक्टली किस पे असर कर रहा है, T3 और T4 के ऊपर। तो इम्यूनिटी और थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने में ये उसकी थायराइड ग्लैंड की हेल्प करता है। इसके बाद में आप अपने कस्टमर को दें मैक्स फाइबर। मैक्स फाइबर क्या करेगा, पाचन सुधारेगा, कब्ज को दूर करेगा। तो जो टॉक्सिन्स है वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू होते हैं, वेट कंट्रोल करने में भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। तो गट को इंप्रूव करेगा, गट को ठीक रखेगा, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी चीजें हैं वो उससे कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा 4 नंबर पे आप देखेंगे मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन में हमारे मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स होते हैं, जिनमें हमने देखा था पिछली स्लाइड में सेलेनियम, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे जो डिस्टर्ब करते हैं किसको, थायराइड को। उनमें मुख्य क्या था, आयोडीन, सेलेनियम, आयरन, है ना। तो वो सब चीजें आपको इसमें मिल रही हैं। आयोडीन आपको मिल गया स्पाइरुलिना से, मल्टीविटामिन में आपको सेलेनियम मिल गया, आयरन मिल गया, विटामिन पूरा बी कॉम्प्लेक्स मिल गया। तो ऑटोमेटिकली पोषक तत्वों की जो कमी है वो मल्टीविटामिन कर देगा। उससे थकान और हेयर फॉल में भी आप देखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है तो आप चिटोसन भी उसमें ऐड कर सकते हैं अगर उनका वेट बढ़ रहा है तो, है ना। वेट ज्यादा है तो वेट कम, क्योंकि ये फैट को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है और वजन को बैलेंस करने में जो है कहीं ना कहीं आपका चिटोसन भी काम करता है। तो आपको वहां अगर जरूरत महसूस होती है तो आप चिटोसन भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे आपका हाइपर थायराइड। हाइपर थायराइड में क्या हम रिकमेंड करते हैं, मल्टीविटामिन, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कमजोरी इनको दूर करेगा। माइक्रो न्यूट्रिशंस जो है उसके सपोर्ट करता है। इम्यूनिटी और हॉर्मोन्स बैलेंस को ये रेगुलेट करता है। तो आपको मल्टीविटामिन दोनों में काम आएगा।
जिंक जो है आपका, जिंक भी आपका चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, दोनों में काम आएगा, क्योंकि उसमें भी ये इम्यूनिटी बैलेंस करेगा और हॉर्मोन्स के रेगुलेशन में सहायता कर ही रहा है। थायराइड के जो फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करता है, T3 T4 को। उसके बाद में आपका मैक्स फाइबर, क्योंकि गट हेल्थ हमारे को दोनों में ही रिक्वायर्ड होती है हेल्प ठीक करना, तो वही मैक्स फाइबर आपको यहाँ पे भी यूज करना है, ताकि डाइजेशन गट हेल्थ उसका कस्टमर का ठीक रहे। अभी बीच में आपको दिए गए कॉमन फाउंडेशन दोनों के लिए। अब आप इसमें देखेंगे बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी न्यूट्रिशन, गट हेल्थ, इम्यूनिटी, स्ट्रेस और एक्टिव लाइफस्टाइल, ये 5 की पॉइंट है, वो हमें बैलेंस करने हैं। और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो चाहिए आपकी थायराइड हेल्थ के लिए वो आपके सामने वापस से हैं: आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, आयरन, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 इनके रोल क्या है? आयोडीन जो है वो हमारा जो थायराइड हार्मोन्स है T3 T4 उनको बनाने में हमारे थायराइड ग्लैंड की हेल्प करता है। मेन सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट हो गया। सेलेनियम जो है वो क्या करता है? थायराइड हार्मोन्स को एक्टिव करने और सेल्स की रक्षा करने के लिए अपना काम ये करता है। जिंक T3 T4 को कन्वर्जन में, इम्यूनिटी और हार्मोन्स बैलेंस में हेल्प करता है। आयरन जो है वो हार्मोन की डेवलपमेंट में, यानी उनको उत्पादन में और ऊर्जा के लिए आवश्यक है। विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हार्मोन्स को बैलेंस करता है, मूड, ऊर्जा और नई हेल्थ के लिए, मतलब नर्व हेल्थ के लिए फायदेमंद है। ओमेगा 3 भी इसमें अपना काम करता है सूजन को कम करने में, हार्मोन रिसेप्टर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में। तो आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशंस है वो थायराइड को हाइपो या हाइपर को बैलेंस करने में काम कर रहे हैं। इसके बाद में आप जो और सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं वो है आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में आप देखेंगे आपको ये पॉइंट नंबर नोट डाउन करने हैं। इसमें थोड़ा सा हो सकता है मार्किंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई हो, क्योंकि ये एआई जनरेटेड स्लाइड है, तो इसमें कई बार थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। तो ये मार्किंग जो है वो आप पॉइंट नंबर नोट करिएगा, और जो हमारे पास में मेरिडियन चैनल्स की पूरी लिस्ट है उसमें आप इन पॉइंट्स को सही तरीके से मार्क करके आप उसको देखिएगा। अब इसमें बैलेंस करने के लिए सबसे पहले नंबर 1 पे जो हमारे गर्दन के पास में पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये है कहाँ? हमारे गले के दोनों तरफ। तो ये पॉइंट्स आप देखेंगे तो ये आपके थायराइड पॉइंट जो है, और दूसरी तरफ ले आपके ऊपरी हिस्से के अंदर आपको मिलते हैं। इसके नीचे 2 पॉइंट आपके हैं, तो यहाँ पे आपके थायराइड ग्लैंड के ही ऊपर नीचे 4 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत लाइट लाइट तरीके से हमें उसको प्रेस करना होता है, ज्यादा जोर ना लगाएं। और इसके अलावा जैसे आप देखेंगे तो सेकंड जो है हमारा हैंड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आपका LI4, LU7, PC6, LU9, HT7 ये पॉइंट्स हैं आपके। ये पॉइंट्स नंबर आप नोट डाउन करिए, सही लोकेशन आपको आपके चार्ट के अंदर देखनी है। इसके बाद में 3 नंबर आपका फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। हमारे फुट में जो पॉइंट्स होते हैं, जब हम BCM करवाते हैं कस्टमर को, तो बाय डिफॉल्ट ये सारे पॉइंट जो पैर के हैं, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। तो आप देखेंगे तो जो हम BCM करते हैं, ये BCM हमारे कस्टमर को करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे फुट के जितने भी रिफ्लेक्स पॉइंट है वो सब एक साथ स्टिमुलेट हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, तो ओवरऑल वो अपना काम खुद कर लेता है। और इन पॉइंट्स को आप दिन में 1 से 2 बार हल्के हाथ से, हल्के मतलब दबाव के साथ में उसको दबाना है। कस्टमर को होमवर्क देना है, वो घर पे जाकर के खुद उस चीज को जो है वो कर सकता है, और आपको अपने सेंटर पे उसको करके दिखाना है। अब इस चीज के बेनिफिट्स थोड़ा सा हम देखें तो थायराइड ग्रंथि को सक्रिय और संतुलित करता है। एक्यूप्रेशर हार्मोन संतुलन में हेल्प करता है। स्ट्रेस, चिंता और नींद की समस्या में लाभकारी है। मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, ऊर्जा, मूड और मानसिक शांति में इंप्रूव करता है, सुधार करता है। तो एक्यूप्रेशर अपना रोल कर रहा है, डेफिशिएंसी को हमें कवर करना है न्यूट्रिशन के माध्यम से, कुछ लाइफस्टाइल करेक्शन करना है, और एक हेल्थ कोच की तरह अगर सही प्रॉपर तरीके से हम ये चीजें करते हैं तो 100% हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। नीचे आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दी गई है। भोजन के तुरंत बाद अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं हल्का ही दबाव रखें, और कोई भी गंभीर रोग हो तो आपको बहुत ज्यादा उसके अंदर अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है कि साहब हम हर बीमारी का इलाज कर देंगे, किसी को हार्ट अटैक आया बोला इधर ले आओ, नहीं, उसको हॉस्पिटल जाने दो।
उसके बाद में जो आपको सपोर्टिव थेरेपी है सिर्फ वही देनी है। एक्यूप्रेशर, राइट लाइफस्टाइल, राइट न्यूट्रिशन थायराइड को बैलेंस करता है। तो आज के लिए हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आपको थायराइड की जानकारी दी गई, उसके लिए आपने ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। किसी तरह का कोई सवाल, कोई क्वेरी है तो हम बात कर सकते हैं। और आपके सामने एक स्लाइड है, कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था, आज हम फिर से एक बार थोड़ा सा इस पे बात कर रहे हैं। कोटा के अंदर पहली बार हमारा